हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 को। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने भाग फर्स्ट देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और आज हम महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आज भी हम वैसे ही देखेंगे, अनुच्छेद को समझते हुए भी चलेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है और साथ ही कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो आपको अनुच्छेद को, जो आर्टिकल्स हैं, उनको रटना नहीं है बल्कि समझना है कि किस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 152 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? राज्यपाल के बारे में है। आर्टिकल 152 कहता है, क्या कहता है? राज्यपाल की परिभाषा। ठीक है, राज्यपाल की परिभाषा इसमें दी गई है। अब आप देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया कि राज्यपाल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 152 हो जाएगा। अब आ जाता है अनुच्छेद 153 153। इसमें दिया गया है राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो एक राज्यपाल होता है वो एक से अधिक और दो से भी अधिक, यानी एक और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक और एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 153। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में। ठीक है, अब आ जाता है अनुच्छेद 154 यानी 154। इसमें दिया गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, यानी राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करेगा, ये सारी शक्तियां आर्टिकल 154 में है। अब इंपॉर्टेंट आ जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। एक तो 53 याद रखेंगे आप। ठीक है, पहले मैंने सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट ही ले रखे हैं, लेकिन उनमें भी मैं इंपॉर्टेंट बताते हुए चलूंगी आपको। तो आर्टिकल 155, इसमें नियुक्ति होती है किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बेसिकली कितने साल के लिए नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की? राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। चलिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा तो राष्ट्रपति की आर्टिकल 71 के अंतर्गत हमने पढ़ी थी क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति पढ़ी थी। इसके बाद आर्टिकल 161 देख लेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, वहां हमने 72 में राष्ट्रपति की पढ़ी थी और यहाँ 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति प्रदान नहीं है। ठीक है, मृत्यु दंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता है। अन्य जो क्षमाएं हैं तो उनको कर सकता है। ठीक है, जो भी इसमें प्रावधान है वो जब हम राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम अनुच्छेद के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो बाकी क्षमादान की शक्तियां तो है राज्यपाल को, लेकिन मृत्यु दंड की नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे, जबकि राष्ट्रपति को है। चलिए, अब ये तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हो गए। अब हम देख लेते हैं राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल 163, इसमें है राज्यों के लिए या राज्य के लिए मंत्रिपरिषद। और यहाँ भी जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसकी सहायता के लिए बनी होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 163 के अंतर्गत। अब आप देखिए 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अब इसमें आर्टिकल 164 में 5 पार्ट दिए गए हैं और जो पहला पार्ट है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट टाइम, पहला जो पार्ट है उसमें आप देखिएगा मैंने कहा कि 164(1) के अंतर्गत, यहाँ पे देख लेते हैं 164(1) के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कई बार डायरेक्ट कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो बहुत बार ये खंड नहीं दिया रहता है, तो आपको आंसर डायरेक्ट 164 करना है जब पार्ट में न दिया हो। अगर ऑप्शन में 164 पार्ट 1 दिया हो तो तब आप टिक ये करोगे कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है पार्ट 1 में 64 के। ठीक है, अदरवाइज 164 में आएगा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 65 को। आर्टिकल 65 में है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, राज्य के, जैसे हमने देखा था, मैं पहले यहाँ पे बता दूं, हमने सेंटर में देखा था आर्टिकल 76 और इसमें क्या था, केंद्र के लिए या भारत के लिए महान्यायवादी की व्यवस्था थी। तो वैसे ही यहाँ देखेंगे राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य में, इनका काम भी क्या होता है? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। ठीक है, कानूनी सलाह देते हैं महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति 5 साल के लिए हो रही थी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं कानूनी सलाह के लिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 165 राज्यों के लिए महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य का विधानमंडल। चलिए, राज्य का विधानमंडल भी वैसे ही होता है जैसे केंद्र में संसद होती है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, राज्य जैसे केंद्र में क्या है? संसद है। अब संसद के 3 पार्ट हैं, एक है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। वैसे ही राज्य का एक विधानमंडल होता है और विधानमंडल भी जो बनता है वो 3 पार्ट से बनता है। ठीक है, एक हो जाएंगे राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, ठीक है, और तीसरा विधान सभा। ठीक है, अब आप देखिए आर्टिकल 68 में क्या दिया गया है? विधानमंडल का प्रावधान है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। अब इसमें देखिए आप संसद में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। संसद तभी कंप्लीट होती है जब ये तीनों पार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन जो विधानमंडल है ये एक छोटा स्वरूप है संसद का। अगर हम देखेंगे राज्यों के लिए, तो विधानमंडल का निर्माण इन तीनों से मैंने कहा, लेकिन विधान परिषद इसके लिए आवश्यक नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब विधानमंडल का निर्माण होता है तो वैसे उसके लिए 3 पार्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन विधान परिषद इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है, ज्यादातर राज्यों के पास क्या है? राज्यपाल हैं प्लस विधानसभाएं हैं। ठीक है, विधानसभाएं हैं। हमारे पूरे देश में पहले 7 और अब 6 राज्यों के पास विधान परिषदें हैं। ठीक है, क्या है? 6 राज्यों के पास विधान परिषदें हैं। तो विधानमंडल का निर्माण मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 168 के अंतर्गत है, जिसमें विधान परिषद आवश्यक नहीं है। अब आप इंपॉर्टेंट देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का गठन हो सकता है और उसको हटाए यानी उसे समाप्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या समाप्त।
ठीक है, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ इसको समाप्त किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। चलिए अब आ जाता है अनुच्छेद 170। 170 में क्या है? विधान सभा की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना कैसी होगी, ये सब दिया गया है अनुच्छेद 170 में। अब आप देखिए अनुच्छेद 171 में है कि विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद की संरचना इसमें दी गई है आर्टिकल 171 में। अभी मैंने आपको बताया कि 6 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिनके पास विधान परिषद है। मैं एक बार नाम बता देती हूँ आपको। बिहार है, ठीक है, जिसके पास विधानमंडल में कौन से हैं? तीनों चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं कि जिनके पास विधान परिषदें हैं। तो एक बिहार हो गया, एक हो गया यूपी, ठीक है, तीसरा कर्नाटक, फिर आ जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लास्ट महाराष्ट्र। ठीक है, और इससे पहले 7 थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास भी विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इसलिए वहां पे अभी विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्यों के पास वर्तमान में विधान परिषद है। तो एक बार देख लेते हैं हम। आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रावधान है। यहाँ ये मैंने आपको समझा दिया। आर्टिकल 170 सीधे देखिए आप, विधानसभा की संरचना। इसको याद कैसे करेंगे? हम देखिए 168 के अंतर्गत विधानमंडल है और विधानमंडल के लिए आवश्यक है एक तो राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। तो इसलिए विधानसभा यहाँ पे पहले आ गई है आर्टिकल 170 में। ठीक है, और विधान परिषद ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसलिए 170 में हम इसे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 178। 178 में है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है इसमें। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान 178 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 200। ठीक है, आर्टिकल 200 में क्या है कि जब विधान परिषद या विधानसभा से विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं, सिग्नेचर के लिए जाते हैं, तो उस समय किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल 200 का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल चाहे तो उस पर हस्ताक्षर करें या फिर वो क्या करें, राष्ट्रपति को आगे उसे प्रस्तावित भी कर सकते हैं उस विधेयक को। ठीक है, तो आर्टिकल 200 इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको बता दी है। चलिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा आर्टिकल 213। अब आर्टिकल 213 जैसे अब हम इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं तब हमें याद हो जाता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक है, इस 1 को पीछे ले जा लेंगे तो आर्टिकल 213 हो जाएगा। तो इस वाले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था? अध्यादेश की शक्ति। और किसके अध्यादेश की शक्ति? राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति हमने देखी थी। तो यहां पर 213 आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे राज्यपाल के अध्यादेश शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अध्यादेश क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया राज्यपाल और विधानमंडलों से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस प्रकार से है। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, हम देख रहे हैं इसमें। और हाई कोर्ट को हम देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 3 आर्टिकल्स। पहले आर्टिकल 214। सबसे पहले हम देखेंगे 214 में है राज्यों के लिए हाई कोर्ट। ठीक है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है।
कई बार क्वेश्चन आता है ये कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद 214 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नया बनता है कि आर्टिकल 216 में क्या है। तो आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट का गठन है। ठीक है, आर्टिकल 214 में तो आपने बोला कि हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है राज्यों के लिए कि हाई कोर्ट होने चाहिए। आर्टिकल 216 क्या कहता है कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा, और हाई कोर्ट का गठन करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, हाई कोर्ट गठित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। वर्तमान की बात करेंगे तो 25 हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट हैं। जब हाई कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी उसमें। चलिए, अब आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि जो हाई कोर्ट होगा वो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, ठीक है, अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 231 क्या कहता है कि कोई भी जो हाई कोर्ट है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, और अभी देखिए आप 25 हैं, इससे पहले 24 थे, पहले इससे उससे पहले 21 थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे राज्यों ने अपने अपने हाई कोर्ट बनाए हैं, लेकिन अभी भी कई हाई कोर्ट हैं जो 2 राज्यों के हैं। जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको अनुच्छेद के अकॉर्डिंग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखनी ये चीजें। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है। आर्टिकल 216 गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं केंद्र राज्य संबंध के आधार पर। आप जानते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच आपस में संबंध हैं, और वो जो संबंध हैं वो वित्तीय आधार पर भी हैं, विधायी आधार पर भी हैं, और प्रशासनिक आधार पर भी हैं। ठीक है, तो हम कुछ आर्टिकल्स उन्हीं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। अब आप देखिए आर्टिकल 249 को। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर ले कि राज्य सूची पर, किस पर, राज्य सूची। अभी राज्य सूची क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 3 अनुसूचियां हैं। एक केंद्र सूची, सॉरी, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं, एक केंद्र सूची है, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरी समवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं। अब आप देखिए केंद्र सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है। राज्य सूची पर जो अधिकार है बनाने का वो राज्यों को है, और समवर्ती सूची पर जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ आर्टिकल 249 में कि राज्यसभा अगर एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची पर कानून बनाना राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है, तो राज्यसभा यानी केंद्र उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये एक विवाद वाली स्थिति रहती है। कई बार राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना देता है। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको पूछा जाता है बार बार कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, उसके लिए नियम बना सकती है। तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो मैंने आपको बताया। चलिए, आर्टिकल 262। अब आर्टिकल 262 में इसको ज़्यादा ये इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। नदी जल विवाद का निपटारा इसमें किया जाता है। ठीक है, नदी जल विवाद। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जैसे नदी जल बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत उसका विवाद का निपटारा किया जाता है, इसी आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 263 यानी 263। 263 में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राज्यीय परिषद।
इंटर स्टेट काउंसिल इसे कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 263 में, ठीक है। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका काम क्या होता है? राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, ठीक है, कि राज्यों में कोई विवाद ना हो, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो काम किसका होता है? इंटर स्टेट काउंसिल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 266 यानी 266। इसके अंतर्गत देखेंगे तो संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि, अब संचित निधि क्या होती है? संचित निधि का प्रावधान है, इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है या राज्य सरकार होती है, इनके राजस्व जो इनका इकट्ठा होता है वो संचित निधि में जाता है, ठीक है। और यहीं से दिए जाते हैं वेतन एवं भत्ते, ठीक है। इसके लिए खर्चा संचित निधि से किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को या अन्य जो पदाधिकारी हैं हमारे संविधान के, उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो किस निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही संचित निधि है जिसमें केंद्र अपने राजस्व को जमा करती है और उसके बाद उसका व्यय इस आधार पर करती है, ठीक है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, एक है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, अचानक जिसकी जरूरत पड़े, अचानक जो काम पड़ जाते हैं उनके लिए इस निधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आकस्मिक निधि का। तो ये आर्टिकल बड़े कंफ्यूज करते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। 266 में है संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि है, ठीक है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आर्टिकल 280 को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 280 है वो किससे संबंधित है, या पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? वित्त आयोग का, ठीक है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। और इस वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो कर होते हैं उनका विभाजन किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 300A। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आर्टिकल 300A क्या कहता है? इसमें है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि संपत्ति का अधिकार पहले था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट था ये, ठीक है। लेकिन एक संवैधानिक संशोधन किया गया, वो था 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1978 में, ठीक है। ये एक संवैधानिक संशोधन आया और उसमें कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार होगा वो अब क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार नहीं होगा बल्कि कानूनी या विधिक अधिकार बन जाएगा, ठीक है, विधिक अधिकार हो जाएगा। और उसको आर्टिकल 31 से हटाकर कहाँ कर दिया? 31C में था वो, ठीक है, वहां से हटाकर कहाँ कर दिया? आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहला तो मैंने आपको बता दिया, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, और अब उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा आर्टिकल 312। अब आर्टिकल 312 है नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए ये जो शक्ति प्रदान है ये राज्यसभा को है। किसको है? ये
राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान है कि यदि राज्यसभा 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे कि भारत में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो क्या होगा कि संसद उस पर क्या बना देगी, एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर देगी। ठीक है, चलिए भारत की हम बात करेंगे तो भारत में अभी कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 हैं। एक है IAS, IPS और IFS। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं वीडियो या नहीं, वो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन दूंगी और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। ये दो जो है ऊपर के IAS और IPS, इनकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन IFS का पूरा नाम मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से बच्चे गड़बड़ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन दो का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, IFS का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट की बात की रही है, भारतीय वन सेवा की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने दिया रहता है इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि नहीं होता। हमारी अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं और जो IFS है उसमें फॉरेस्ट से मतलब है, वन से मतलब है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बाकी आप मुझे बताएंगे। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में क्या है कि संघ और राज्यों के लिए, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा आयोग है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भारत में चुनाव करवाए जाते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना, जो गठन हुआ था भारत में, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को किसका गठन? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 324। और इसका काम क्या होता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 326, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 18 साल से बड़े हैं, डेफिनेटली अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 18+ तो आप सभी होंगे। ठीक है, आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इसमें अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, 18 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको मतदान का अधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार का उल्लेख है इसमें। ठीक है, उम्र अगर 18 वर्ष हो गई है तो उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार, यानी स्त्री पुरुष रंग रूप भेद कुछ भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष की उम्र हो गई है तो आप मतदान कर सकते हैं। ठीक है, पहले भारत में मतदान की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। और अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। इसमें कहा गया कि जो मतदान की उम्र होगी वो कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, SC ST और आंग्ल भारतीय की बात कर रहे हैं हम इन अनुच्छेद में जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ठीक है, रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले के जो 2 आर्टिकल हैं ये बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, और जो उसके नीचे आएंगे वो विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 330 में देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 330 में क्या है? जो लोकसभा है उसमें SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है, रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, उनको आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 331 में क्या है? लोकसभा में
आंग्ल भारतीय, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा आर्टिकल 331 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ है तो ये आप भी मुझे बताएंगे। वैसे मैं अलग जब वीडियो बनाऊंगी, वैसे मैंने ये बनाया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो उसे। ठीक है, तो आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 330 में क्या बोला, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। चलिए, अब ये दो जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333, ये संबंधित है लेजिस्लेशन, यानी जो राज्य की विधानसभा होती है। ठीक है, राज्य की विधानसभा से संबंधित है ये। आर्टिकल 332 क्या कहता है कि राज्य विधानसभा में, वहाँ लोकसभा की बात हो रही थी, यहाँ विधानसभा की, राज्य में विधानसभा, राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, सीटों का आरक्षण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब आप देखिए आर्टिकल 333, यानी 3 टिके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए कि उसका प्रतिनिधित्व होगा किसके माध्यम से, आर्टिकल 333 के माध्यम से। ठीक है, विधानसभाओं की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए, इसको ध्यान रखेंगे, पहले के दो आर्टिकल लोकसभा और दूसरे विधानसभा से संबंधित हैं। अब जो मैं फिर नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ 3 आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आर्टिकल में बेसिकली घुमा के क्वेश्चन कम, डायरेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। चलिए, आर्टिकल 338 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, यानी SC आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन आर्टिकल 338 के अंतर्गत किया जाएगा, SC आयोग का। अब आप देखिए आर्टिकल 338, ये बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं। ये आर्टिकल 338A में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, यानी ST आयोग का प्रावधान है इस आर्टिकल में। अब आप देखिए आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 340 कंफ्यूज नहीं करना है, OBC आयोग है ये। ठीक है, 3 कैटेगरी है ना बेसिकली, SC ST और OBC। तो आर्टिकल 338 SC, आर्टिकल 338A ST और आर्टिकल 340 OBC। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आर्टिकल 343, ये मैंने क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी समझाई है दोनों आर्टिकल्स, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं इनको। आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है इससे संबंधित है ये। ठीक है, भारत की राजभाषा। ठीक है, और भाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है। क्या है, हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, हिंदी है। और लिपि कौन सी है, देवनागरी, ये लिपि है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा का विकास। किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 351 में। आर्टिकल 343 राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल्स होंगे पंचायती राज से संबंधित, ये हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर करके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे, वो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चलिए, अब इसके बाद देख लेते हैं आपातकाल उपबंध। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें एक खासियत है, आपातकालीन जो ये हैं आर्टिकल्स हैं, कि 4-4 का जंप मार के ये आर्टिकल हैं 3 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस करते जाएंगे आप 4-4, तो इसके बाद आ रहेंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल 352 को देख लेते हैं पहले। आर्टिकल 352 में क्या प्रावधान है
कि किन किन कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इन 3 अनुच्छेद में है। पहला अनुच्छेद है जो 352, उसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लग सकता है, या तो युद्ध हो गया है, ठीक है, या तो किसी देश ने या बाह्य आक्रमण हो गया है देश में, या तो सशस्त्र विद्रोह हो गया है। ठीक है, इन 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, दूसरा कब, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तब भी लगा था। ठीक है, तीसरा जब आंतरिक विद्रोह के कारण 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 का जंप करेंगे तो 356 आ जाएगा, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब राज्यों के विधानमंडलों में अगर आप देखेंगे अव्यवस्था आ जाती है, वो असफल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, और 100 से अधिक बार भारत में ये लग चुका है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग किया जाएगा वो बहुत रेयर कंडीशन में किया जाएगा, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो क्या सिचुएशन हो रही है, सेंटर में अगर कोई गवर्नमेंट है और राज्यों में उसी पार्टी की सरकार नहीं है, तो उन राज्यों में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जब अपोजिट पार्टियां हो सेंटर और स्टेट में, तो ये देखने को मिलता है कि उनमें राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 360। 4 प्लस करेंगे तो फिर आ जाएगा आर्टिकल 360 आ जाएगा, और इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल दिया गया है, और ऐसा माना गया कि जब भी भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी अगर वो बहुत खराब होगी तो उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है आज तक की कि भारत ने कितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो आप क्या आंसर देंगे, 0, 0 टाइम। ठीक है, ये भी ऑप्शन में होता है, तो 0 टाइम अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, राष्ट्रपति शासन 100 से ज़्यादा बार, अलग अलग राज्यों में, एक ही राज्य में नहीं। ठीक है, और जो वित्तीय आपातकाल 0 टाइम, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान हैं आपातकाल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें, आर्टिकल 368 में, और किस देश से हमने लिया है, साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी उस समय जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ ही टाइम में 58 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद देखा कि भारत के लिए कौन से स्थितियां हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं जो हम ले सकते हैं भारत के लिए, तो उन्होंने लिए। वैसे ही उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, उन्होंने साउथ अफ्रीका के संविधान से ले ली। इसमें क्या होता है कि इन्होंने ये आर्टिकल दिया कि जब समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारा संविधान एक नयापन मांगेगा, जब नई चीज की आवश्यकता होगी, तो हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तभी मैंने आपको जब चैप्टर पिछला पार्ट पढ़ाया था मैंने कहा था कि जब हमारा मूल संविधान बना उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद थे।
ठीक है। आज संशोधित हो के संशोधन उनमें पार्ट जुड़ जुड़ के उनकी संख्या 450 से भी अधिक हो गई है। तो किसके माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से ऐसा हो पाया है। ठीक है, क्योंकि समय और परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं और नए नए प्रावधान जुड़ते रहते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 संबंधित था जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था एक विलय पत्र के माध्यम से एक देसी रियासत था, ये भारत में इसका विलय हुआ था, तो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा तब दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 370 को अब समाप्त कर दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 बना दिए गए हैं अब। ठीक है, तो आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में आप देखेंगे जो महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 371 क से और आर्टिकल 371 झ तक अलग अलग राज्यों का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 371 क में क्या है, ख में क्या है, ग में कौन से राज्य का प्रावधान है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, खुद से देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 361 क ख ग, ठीक है, ऐसे करके पूछते हैं कि किस राज्य का बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो ये हो गए हैं हमारे सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी पंचायती राज हो गया या राज्यपाल के और कोई आर्टिकल्स होंगे या फिर उच्च न्यायालय के या कोई भी आर्टिकल होंगे जो और इम्पोर्टेंट होंगे तो हम उनको टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। अदरवाइज जो हमारे 2 पार्ट हो गए हैं संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम तभी कर पाएंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि डायरेक्ट केवल क्वेश्चन पेपर से हम कर पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये मेरी आपसे हमेशा रहती है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी ला के दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो हमारे चैप्टर हैं वो भी पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।